नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल थ्योरी के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो पॉलिटिकल थ्योरी हम शुरू कर रहे हैं और इसमें बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो मैक्सिमम पूछे जाते हैं या फिर पूछे जाने की संभावना रहती हैं, तो ये PYQ बेस्ड भी होंगे। और इसके अलावा जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने की ज़्यादा संभावनाएँ हैं, वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी के क्वेश्चन हमारे आज के रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर जो क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात, आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हैं और एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा रिपीट ये क्वेश्चन होते हैं और इनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को बहुमत के अत्याचार के रूप में वर्णित किया है? तो बहुमत के अत्याचार के रूप में लोकतंत्र को कौन वर्णित करता है? ऑप्शन आपके सामने है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है अलेक्सिस डी टॉकविले। टॉकविले जो है ये लोकतंत्र को बहुमत के अत्याचार के रूप में वर्णित करते हैं। और टॉकविले की जो पुस्तक है वो रखना है ध्यान, डेमोक्रेसी इन अमेरिका। तो डेमोक्रेसी इन अमेरिका, इसी बुक में ये लोकतंत्र को बहुमत के अत्याचार के रूप में वर्णित करते हैं। आपका 1835 की ये बुक है, अलेक्सिस डी टॉकविले की बुक है। क्योंकि लोकतंत्र बहुमत का ही शासन होता है, तो इसलिए ये कहते हैं कि बहुमत के शासन के कारण जो है अल्पसंख्यकों के हित की अनदेखी यहाँ पर होती है। दो सूचियां दी गई हैं अगले क्वेश्चन में और इनको मिलान करना है। ये नारीवादी विचारधारा की महत्वपूर्ण कुछ पुस्तकें दी गई हैं, इनको मैच करना है। जैसे केट मिलेट दिए गए हैं, साइमन दी बोआ दी गई हैं और जर्मन ग्रियर नाम दिया गया है और जूडिथ बटलर नाम दिए गए हैं। तो इनको आपको मैच करना है। तो मैच करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले केट मिलेट की जो फेमस बुक है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, सेक्सुअल पॉलिटिक्स जो है वो केट मिलेट की बुक है। और द सेकंड सेक्स जो है ये साइमन दी बोआ की बुक है। दो बुक्स तो ये इंपॉर्टेंट हो गई। मैक्सिमम रिपीटेडली अगर नारीवाद से कोई बुक पूछी जाती है तो सेक्सुअल पॉलिटिक्स हो गई केट मिलेट की और द सेकंड सेक्स हो गए साइमन दी बोआ की। इसके अलावा जर्मन ग्रियर की जो बुक है ये द फीमेल ईयंच करके इनकी बुक है, द फीमेल ईयंच करके। और आपका गिरियर करके ये बुक थी। और जूडिथ बटलर की जो बुक है यह आपका जेंडर ट्रबल है। तो बटलर और ट्रबल करके आप ध्यान रख सकते हैं। जूडिथ बटलर की बुक है जेंडर ट्रबल। अगर हम इसमें से सही आंसर देखें तो ए का हो गया 3, बी का हो गया 4, 3, 4, 1, 2, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का महत्वपूर्ण तत्व नहीं है? ये बताना है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का इनमें से महत्वपूर्ण तत्व कौन सा नहीं है। अगर यहाँ पर देखें तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनमत संग्रह बिल्कुल होता है। स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र का बहुत अच्छा उदाहरण है और वहाँ पर अधिकतर जो डिसीजन आते हैं वो जनमत संग्रह के द्वारा ही आते हैं। प्रत्यावाहन, ये भी आपका जनमत संग्रह का महत्वपूर्ण, इसको कहते हैं रिकॉल। तो ये भी आपका लोकतंत्र का महत्वपूर्ण तत्व है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। विघ्नकरण या फिलिबुस्टरिंग जो है आपका, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण नहीं होता है। इसमें क्या किया जाता है, ये फिलिबुस्टरिंग में जो संसदीय बहस होती है उसको और लंबा खींचा जाता है। तो इसलिए फिलिबस्टरिंग जो है ये इम्पोर्टेंट यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र का महत्वपूर्ण तत्व नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी। प्लेबिसाइट भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र से संबंधित होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भिखु पारेख के अनुसार, ये पॉलिटिकल कल्चर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। भिखु पारेख के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विषय नहीं है जिसे भारतीय राजनीतिक विचारकों द्वारा सामान्यतः अनदेखा किया गया? कौन से विषय की बात कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा विषय नहीं है जिसे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर द्वारा सामान्यतः अनदेखा किया गया है? तो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है राजनीतिक अर्थव्यवस्था। तो राजनीतिक अर्थव्यवस्था ऐसा विषय नहीं है जिसकी भारतीय राजनीतिक विचारकों ने अनदेखी करी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजनीतिक अर्थव्यवस्था। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भिखु पारेख जो है ये आपका पॉलिटिकल कल्चर से रिलेटेड एक थिंकर है। इनकी एक फेमस बुक है द हन्ना अरेंट एंड द सर्च। तो हन्ना अरेंट एंड द सर्च, ये बुक आपको ध्यान रखनी है। भिखु पारेख की बुक है हन्ना अरेंट एंड द सर्च, पूछी जाती है। और फॉर अ न्यू
दो बुक्स आपको इनकी ध्यान रखनी होंगी, न्यू पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो फॉर अ न्यू पॉलिटिकल फिलॉसफी ये भी आपका भीखू पारेख की बुक है। तो भीखू पारेख की बुक हो गई हन्ना एरेंट एंड द सर्च, और फॉर अ न्यू पॉलिटिकल फिलॉसफी। दो बुक आपको ध्यान रखनी है। महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तकें या पुस्तक कौन सी हैं, इनमें से बताना है कि कौन सी बुक है या बुक्स हैं जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। तो अगर इनमें से देखें, मॉडर्न इंडिया, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम आपके पास एग्जाम्पल में दिया गया है। इसके अलावा इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, वाई सोशलिज्म और हिंद स्वराज। इनमें से हिंद स्वराज आप सभी को जानते हैं कि हिंद स्वराज जो है वो महात्मा गांधी की लिखी हुई बुक है, और कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम भी आपका महात्मा गांधी की लिखी हुई बुक है। अब इनमें से अगर हम देखें तो महात्मा गांधी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम और हिंद स्वराज ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई बुक है। और अगर बाकी की बात करें, मॉडर्न इंडिया जो है ये बुक है आपकी पूनम दलाल दाहिया इनका नाम है। तो एक बुक तो मॉडर्न इंडिया है। इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ये बहुत फेमस बुक है, ये आपका बिपिन चंद्र पॉल की बुक है ये, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। और इसके अलावा हिंद स्वराज गांधी की हो गई, और वाइस सोशलिज्म जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, अगेन ये जेपी नारायण की बुक हो गई, जेपी नारायण की। तो गांधी के द्वारा लिखी गई है कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम एंड हिंद स्वराज, यानी ऑप्शन नंबर डी सेकंड एंड फिफ्थ आपका सही आंसर हो जाएगा। अधिकार वे हैं जिनकी हम दूसरों से तथा दूसरे हमसे अपेक्षा करते हैं, ये कथन किसका है? ऑप्शन आपके सामने है हॉबहाउस, लास्की, ग्रीन और प्लेटो। आंसर इसका हो जाएगा हॉबहाउस का स्टेटमेंट है कि अधिकार वे हैं जिनकी हम दूसरों से तथा दूसरे हमसे अपेक्षा करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र शासन के एक प्रकार के रूप में कुछ अधिक है, यह संयोजित जीवन निर्वाह का एक साधन है, निम्नलिखित में से यह कथन किसने कहा है? लोकतंत्र के बारे में कथन है कि एक प्रकार से कुछ अधिक है ये, और सहयोजित जीवन निर्वाह का एक साधन है, ये स्टेटमेंट किसका है? ऑप्शन आपके सामने है। इनमें से अगर आप देखें तो जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन में है आपके पास, इसके अलावा आपके पास जॉन लॉक हैं, जॉन डेवी हैं और महात्मा गांधी हैं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये जॉन डेवी का स्टेटमेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी फेमस बुक है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। तो अगर पूछी जाए आपको डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन किसकी बुक है, तो ये आपका जॉन डेवी की बुक है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। या इन्होंने जो बुक लिखी थी ये इन्होंने 1916 में लिखी थी। तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन जो है वो जॉन डेवी की बुक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बहुसंस्कृतिवाद के विमर्श में निम्नलिखित में से किसने आंतरिक प्रतिबंध और बाह्य प्रतिबंध शब्दों का उपयोग किया था? तो बहुसंस्कृतिवाद के संबंध में किसने आंतरिक प्रतिरोध और आपका बाह्य प्रतिरोध शब्द का प्रयोग किया था? तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप एक बुक है बहुत फेमस, ये मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप। तो ये बुक किसने, या क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया? विल किमलिका ने दिया। और विल किमलिका ने ही कहा है कि बहुसंस्कृतिवाद के विमर्श में आंतरिक प्रतिबंध और बाह्य प्रतिबंध शब्दों का यूज़ किसने किया है? वो विल किमलिका ने ही किया है। तो बहुसंस्कृतिवाद की विशेषताएं बताते हुए ये दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, आंतरिक प्रतिबंध और बाह्य प्रतिबंध। अगला क्वेश्चन है हमारे पास पारिस्थितिक नारीवाद। अगर हम पारिस्थितिक नारीवाद की बात करें, इको फेमिनिज्म हम इसको कहते हैं, इस पद को किसने निर्मित किया था? ये पद जो है, ये टर्म जो है ये किसने दिया था? ऑप्शन आपके सामने है, डी यूबॉन है, ऑकिन है, केट मिलेट है और जर्मन ग्रीयर हैं। तो ये केट मिलेट की हमने बुक पढ़ी थी अभी। ऑकिन की फैमिली है जस्टिस जेंडर एंड फैमिली, ये आपकी ऑकिन की बुक है, जस्टिस जेंडर एंड फैमिली। तो एक तो ये बुक भी ध्यान रखिएगा यहाँ से। फ्रांसवा डी यूबॉन है जिन्होंने इको फेमिनिज्म पद को निर्मित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने यह विचार प्रस्तुत किया कि एक राजनीतिक उपस्कर के रूप में उदार लोकतंत्र शासितों के प्रति शासकों की जवाबदेही सुनिश्चित करेगा? तो उदार लोकतंत्र शासितों के प्रति शासकों की जवाबदेही सुनिश्चित करेगा, ये स्टेटमेंट हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट किसका है? जे.एस. मिल का है, जॉन लॉक का है, जेरेमी बेंथम का है या फिर रूसो का है? तो आंसर इसका हो जाएगा ये
स्टेटमेंट जो है जेरेमी बेंथम का है। जेरेमी बेंथम जो है उपयोगितावाद के जनक हैं, ये आप सभी जानते हैं। तो उपयोगितावाद के जनक हैं जेरेमी बेंथम। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख सिद्धांत के फाउंडर ये हैं। और जेरेमी बेंथम जो है ये उदार लोकतंत्र का समर्थन करते हैं, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो उदार लोकतंत्र का समर्थन ये करते हैं और यहीं पर ये कहते हैं कि शासितों के प्रति शासकों की जवाबदेही को सुनिश्चित करेगा उदार लोकतंत्र। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जेरेमी बेंथम विधि शास्त्र का न्यूटन ने कहा जाता है। और बेंथम जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक थिंकर होते हैं आपके। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। रॉबर्ट डहल के मतानुसार निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक संस्कृति में अभिविन्यास का प्रकार नहीं है? राजनीतिक संस्कृति में बताना है कि कौन सा अभिविन्यास का प्रकार नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है। समस्या समाधान अभिविन्यास, लोक प्रबंधन अभिविन्यास, राजनीतिक व्यवस्था अभिविन्यास या सामूहिक क्रिया अभिविन्यास। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है लोक प्रबंधन अभिविन्यास को ये बताते हैं कि राजनीतिक संस्कृति में अभिविन्यास का एक प्रकार नहीं है। तो समस्या समाधान अभिविन्यास इन्होंने बताया, राजनीतिक व्यवस्था अभिविन्यास बताया और सामूहिक क्रिया अभिविन्यास बताया। जो राजनीतिक संस्कृति में अभिविन्यास के प्रकार आपके रॉबर्ट डहल ने बताया है। लोक प्रबंधन अभिविन्यास इन्होंने नहीं बताया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सूची 1 को अगेन सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पर थिंकर दिए गए हैं आपके पास, जिनमें कौन किस तरह का थिंकर है। सबसे पहले समतावादी दिया है, उदारवादी, लोकप्रिय संप्रभुता और लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। पहली बात लोकप्रिय संप्रभुता, ये रूसो का कॉन्सेप्ट है, जे रूसो का। और इनमें से अगर देखें बहुलवादी सिद्धांत की अगर बात करें, लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो लोकतंत्र का जो बहुलवादी सिद्धांत है, ये बहुलवादी सिद्धांत आपका मैनहाइम का है। तो ये वाला सही मैच्ड है, कार्ल मैनहाइम का है लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। इनमें से अगर उदारवादी आपको पहचानने हो तो उदारवादी इनमें से जो है रॉबर्ट नॉजिक हो जाते हैं। रॉबर्ट नॉजिक उदारवादी हैं, खासकर नव उदारवाद से रिलेटेड रॉबर्ट नॉजिक हो जाते हैं। समतावादी हो गए जॉन रॉल्स का, समतावाद जो है बहुत फेमस है, तो समतावादी विचारक जॉन रॉल्स हो गए। तो करेक्ट मैच अगर हम देखें तो ए का 2 एक ही में है, तो इसी से मैच हो जा रहा है। तो 2, 3, 1, 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 कथन यहाँ पर हमें दिए गए हैं और सही विकल्प का हमें चयन करना होगा। इकोलॉजी शब्द ग्रीक शब्द ओइकोस से उत्पन्न हुआ है, जो कि बिल्कुल सही बात है। ओइकोस शब्द से उत्पन्न हुआ है और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है घरेलू। घरेलू कह सकते हैं या फिर घर कह सकते हैं या रहने की जगह कह सकते हैं। नॉर्वे के दर्शन शास्त्री आर्ने नेट्स ने पारिस्थितिकीवाद को सतही और गहन पारिस्थितिकीवाद में विभाजित किया था। तो सही है ये वाला स्टेटमेंट भी, पहला कथन भी और दूसरा कथन भी दोनों सही है। तो ओइकोस का अर्थ होता है घरेलू या रहने की जगह, और दूसरा शब्द जो है वो लेगोस है या लोगस भी कहा जाता है, लोगस। तो ये लोगस का मीनिंग होता है स्टडी या अध्ययन। तो यानी कह सकते हैं कि दोनों शब्दों का अर्थ जो हो जाएगा यानी ऐसी परिस्थिति का अध्ययन जिस पर रहते हैं, रहने का घर है एक तरह से। तो ये हो जाएगा आपका, दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। आर्ने नेस का नाम ध्यान रखना है, जिन्होंने पारिस्थितिकीवाद को विभाजित किया था। फिर से क्वेश्चन है, इनमें से बताना है कि कौन से सुमेलित हैं। सही सुमेलित कौन है? सेक्सुअल पॉलिटिक्स। तो सेक्सुअल पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया था। सेक्सुअल पॉलिटिक्स ये केट मिलेट की ही बुक है, हमने अभी डिस्कस किया था। द सेकंड सेक्स सुलामित फायरस्टोन की बुक नहीं है। सेकंड सेक्स भी हमने अभी डिस्कस किया था। किसकी बुक थी? ये आपका साइमन डी बोआर की बुक है। तो साइमन डी बोआर या बोआर की बुक है, साइमन डी बोआर की। इसके अलावा द फेमिनाइन मिस्टिक। तो फेमिनाइन मिस्टिक की अगर बात करें तो बेटी फ्रीडन की बुक है। और द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स जो है ये सुलामित फायरस्टोन की बुक है। सुलामित फायरस्टोन की बुक है आपका द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स। तो ये फायरस्टोन की बुक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी आपका इनमें से अगर देखें तो सेकंड सेक्स ये आपका साइमन डी बोआ की हो गई, और द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स जो है ये फायरस्टोन की बुक हो गई। तो इनमें से सुमेलित अगर देखें तो पहला सुमेलित है, पहला और तीसरा जो है वो सही से सुमेलित है, यानी केवल 1 और 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की आवश्यक स्थिति नहीं है? लोकतंत्र की आवश्यक स्थिति कौन सी नहीं है ये हमने बताना है। ऑप्शन हमारे सामने है स्वतंत्रता, समानता, इसके अलावा
आपके पास न्यायपालिका की स्वतंत्रता, प्रतिबद्ध न्यायपालिका। तो इनमें से अगर देखें तो प्रतिबद्ध न्यायपालिका जो है ये लोकतंत्र की आवश्यक स्थिति नहीं मानी जाती है। लोकतंत्र की आवश्यक शर्तें क्या हैं? स्वतंत्रता है, समानता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, इसके अलावा ह्यूमन राइट्स का संरक्षण इसमें आ जाता है। लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव इसमें आ जाते हैं। ये लोकतंत्र की विशेषता है। इलेक्शन स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो जाते हैं। इसके अलावा वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार इसमें है। तो ये सारी विशेषताएं हैं लोकतंत्र की। सीमित सरकार होती है। लोकतंत्र क्या है? एक सीमित सरकार होती है और लोकप्रिय संप्रभुता होती है। विधायिका जो न्यायपालिका है वो फ्री रहती है, यानी स्वतंत्र रहती है। तो ये लोकतंत्र की कुछ आवश्यक स्थितियां हैं। प्रतिबद्ध न्यायपालिका इसकी स्थिति नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने समाजवाद को गिरगिट के रूप में व्याख्यायित किया है जो पर्यावरण के अनुसार अपना रंग बदलता है? तो गिरगिट के अनुसार व्याख्यायित किया है समाजवाद को कि पर्यावरण के अनुसार जैसे गिरगिट रंग बदलता है वैसे ही समाजवाद भी बदलता है। ऑप्शन है सी, एमजोर्ड, एमिल रेमजे-म्योर और ह्यूगम। इसमें से अगर हम देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये रेमजे-म्योर का स्टेटमेंट है। रेमजे-म्योर ने कहा है कि समाजवाद जो है ये गिरगिट की तरह है जो पर्यावरण के अनुसार अपना रंग बदलता है। रेमजे-म्योर की अगर बात करें तो रेमजे-म्योर एक उदारवादी दार्शनिक माने जाते हैं और रेमजे-म्योर जो है बहुत सारे इनके फेमस स्टेटमेंट है जो कई बार एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। तो इस तरह से गिरगिट की भांति समाजवाद को मानने वाले विचारक कौन है? तो वो रेमजे-म्योर हो गए। तो इस तरह से आपको तैयार करना है। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो हम इसमें एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, उसके बाद स्टॉप कर दे रहे हैं। पहला कथन है जॉन स्टुअर्ट मिल ने व्यक्तियों की क्रियाओं को 2 श्रेणियों में विभाजित किया है, स्वविषयक क्रियाएं और पर विषयक या अन्य विषयक क्रियाएं, जो कि स्टेटमेंट एकदम सही है। ये जिन्होंने भी जब अपना कोर्स हम पढ़ रहे थे तो अपने कोर्स में हमने जेएस मिल के सारे ही फैक्ट इस तरह से डिस्कस किए थे, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये प्रैक्टिस है आप लोगों के लिए। तो स्वविषयक क्रियाएं और पर विषयक क्रियाएं इन्होंने बताया है। इसके अलावा जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि जो व्यक्ति करना चाहता है उसे न करने में स्वतंत्रता निहित है। जो व्यक्ति करना चाहता है उसे करने देने में ही स्वतंत्रता है, ऐसा मिल कहता है, न करने में नहीं कहता। यानी दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यानी हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। तो इस तरह से ये जॉन स्टुअर्ट मिल बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है। इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको अभी भी पॉलिटिकल साइंस का कोर्स ज्वाइन करना है लेक्चरर के लिए तो वो हमारे ऐप पे उपलब्ध है। ओनली 99,999 में मिलेगा। इसमें आपको पीडीएफ नोट्स के साथ में ऑल कंप्लीट सिलेबस के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ लेनी है उसमें क्या क्या मिलेगा आपको? टेस्ट सीरीज़ में आपको मिलेंगे टॉपिक वाइज टेस्ट, इसके अलावा फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। टॉपिक वाइज लगभग हर टॉपिक के टेस्ट मिलेंगे। फुल लेंथ जो है पेपर 1 पेपर 2 अलग अलग जो है 15 आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाले हैं। और साथ में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डेली क्विज़ करवाई जाती है और इसके अलावा आपको पीडीएफ भी टेस्ट के दिए जाएंगे। तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ का जो हमारा प्राइस है बहुत कम है, 699 हमने रखा है। इसमें कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को कराया गया है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस तरह के अन्य वीडियो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में येस लिखें, तो नेक्स्ट पार्ट हम इसका जल्दी लेकर आते हैं। तो थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।